सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आज बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स की। इट वाज अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेरी स्पेशल पर्सन। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थायराइड डिसऑर्डर। आज ना इसके कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, कंसेप्ट्स की क्लियर करेंगे, क्योंकि देयर आर न्यूमरस डाउट्स इन द माइंड्स। जैसे ना पेशेंट्स आके बोलते भी हैं पहली बार, जैसे क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है, परमानेंट इलाज है क्या होम्योपैथी में। सेकेंडली जैसे ना देयर सर्टन कन्फ्यूजन्स, कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म है उन्हें या हाइपरथायरॉयडिज्म है या कोई और भी ऐसा होता है थायराइड डिसऑर्डर जिससे वो जूझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या उसका हल है। तो आज मैं बेसिक जानकारी लेंगे और बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बात करेंगे, सो दैट ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण जवाब है उस क्वेश्चन का, क्वेरी का, कि क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है जो जड़ से ख़त्म करे, या नहीं तो लाइफ लॉन्ग उसको थायरॉक्सिन खानी पड़ेगी। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स। दोस्तों ये जो कुदरती सिस्टम बना हुआ है ना, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी का। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं, है ना, बैठे हैं, चल रहे हैं, व्हाटएवर, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे हो पाती है? इट नीड्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी तो वो काम हो पाएगा। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, ऑब्वियसली द फूड दैट वी टेक। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज द फूड दैट वी टेक, देयर इज अ प्रोसेस which changes that food into, like it transforms into energy। ठीक है, और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपने काम करने में, कोई एक्टिविटी करने में, तो परफॉर्म वी कैन से ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर ऑर्गन का कोई ना कोई वाइटल फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य उसे सौंपा गया है, और वो तभी कर पाएगा जब उसे एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी मिलती है हमें फूड के ब्रेकडाउन से। नाउ दिस प्रोसेस by which food changes into, like we can say transforms into energy, है ना, is called metabolism। okay, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये बेसिक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस वजह से हम अपने वाइटल फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं बॉडी के। now there are certain hormones which affect this basic process of metabolism, therefore those hormones affect the basic vital functions of the body। यानी कि वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करेगी बॉडी, वो अफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ दोज हार्मोन्स इन द ब्लड। ओके, वो हैं थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, जो कि ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन इन द फ्रंट ऑफ द नेक, हमारी गर्दन में अंदर ना, जैसे अराउंड द ट्रैकिया, द विंड पाइप जो रहती है, उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में रहता है। ये एक छोटा सा तितली के शेप में होता है ऑर्गन। इट्स अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन, स्मॉलर इन द मिडल विथ टू वाइड विंग्स, जो कि उसको सराउंड करती हैं ट्रैकिया को। ठीक है, नाउ दिस इज अ थायराइड ग्लैंड, एंड दिस थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स। बेसिकली इट सिक्रीट्स 3 hormones, T3, T4 and calcitonin. But since we are pertaining, the studies pertaining to talk is pertaining to thyroid disorders, so main 2 hormones हैं, there are T3 and T4। ठीक है, T3 is triiodothyronine, जिसमें कि 3 आयोडाइड आइटम्स रहते हैं, और T4 is thyroxine with the very important hormone, जिसके 4 आयोडाइड आइटम्स रहते हैं। ओके, now these are the 2 main hormones which affect that basic process of metabolism जिसका हमने बात की, and in turn these 2 hormones affect the vital functions of the body that it performs। so ये basic process रहती है। अब ये जो thyroid hormones हैं, इनकी मात्रा अगर कम हो जाए, बढ़ जाए बॉडी में, तो obviously it is going to affect the metabolism, it is going to affect how our body performs various functions। okay, अब ये जो thyroid gland secrete करता है ना, T3, T4, कभी और एट टाइम्स इट हैपन्स इनका ना इम्बैलेंस हो जाता है, ये कम हो जाएं, ये बढ़ जाएं, तो देयर इज अ सुपर ऑर्गन, अ मास्टर ऑर्गन दैट कंट्रोल्स, दैट सुपरवाइजेस हाउ द थायराइड ग्लैंड शुड वर्क। ठीक है, नाउ दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड हार्मोन्स की मात्रा ब्लड में कम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर कम हो जाए, है ना, वी कॉल इट हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम होना, लिसन्स।
तो क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, मैसेज भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन हार्मोन, इट सेंड्स इट्स ओन हार्मोन दैट इज कॉल्ड द TSH, द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जाके स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को कि भाई थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो रही है ब्लड में, तू और बना हार्मोन्स और सिक्रेट कर, फाइन। तो वो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, वो थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ा देगा ब्लड में। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के केस में ऐसा रहता है, ठीक है। TSH की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड टेस्ट में देखेंगे आप। ऐसे ही अदरवाइज रहता है कि अगर जो मात्रा अगर बढ़ गई है थायराइड हार्मोन्स की ब्लड में, तो दैट TSH लेवल विल कम डाउन, पिट्यूटरी ग्लैंड उसका कम कर देगा सिक्रेशन, सो दैट हाइपरथायराइडिज्म ना हो, थायराइड हार्मोन्स की मात्रा नॉर्मल हो जाए ब्लड में। देखिए इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म जो कुदरती सिस्टम हमें सौंपा गया है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ये जो थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बदल जाती है ना, जैसे इम्बैलेंस हो जाता है ब्लड में, इसे हम नाम देते हैं थायराइड डिजीज़। ओके, इसमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है जब मैंने बोला जैसे थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई है। अब वो बढ़ गई है तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से। व्हाट विल हैपन, द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस विल इंक्रीज, वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा टू क्विकली टू बी यूज्ड। उससे क्या होगा, द पेशेंट विल टेंड टू लूज वेट, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, तेज़ी से, क्यों मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। एंड देन नर्वस भी हो सकता है। आगे सिम्टम्स की बात डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, उसके सेकेंड थायराइड डिजीज इज हाइपोथायराइडिज्म। इन केस द थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है ब्लड में, उस केस में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, द पेशेंट विल टेंड टू गेन वेट, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और सिम्टम्स भी आएंगे, उसको जैसे ना कोल्ड से सेंसिटिविटी रहेगी। विल टॉक इन डिटेल, ठीक है। सो दीज आर द थायराइड डिसऑर्डर्स। और दोस्तों याद रखें, जैसे कि ये ना जो थायराइड डिजीज़ है, इट कैन अफेक्ट एनीवन, men, women, even in the teenagers and even the elderly। बुजुर्गों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, और कई बार तो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी रहता है। दैट इज़ टिपिकली हाइपोथायराइडिज्म केस, ओके। एंड इवन इन द एल्डरली, जैसे बोला, एज द एज एडवांसेस विद एज, तो वो भी हो सकता है। फीमेल्स आर 5 to 8 times more likely to get thyroid disease एज कम्पेयर टू मेल्स। आइए कुछ रिस्क फैक्टर्स जान लें। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, जैसे परिवार में किसी को है तो आगे होने का ये इट बिकम्स ए रिस्क फैक्टर, ठीक है। देन सर्टन मेडिकल कंडीशंस रहती हैं, फॉर एग्जांपल पर्नीशियस एनीमिया, फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, किसी को शुगर की बीमारी टाइप 1, उस केस में दैट्स अगेन अ रिस्क फैक्टर। देन प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ल्यूपस एरिथमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। देन टर्नर सिंड्रोम। सो दीज आर सर्टन मेडिकल कंडीशंस जिस वजह से एक रिस्क फैक्टर बन जाता है ये टू गेट थायराइड डिजीज। एंड देन एज फैक्टर तो है ये, मोर देन 60 years ऑफ एज, फीमेल्स, सो ऑल दिस थिंग्स। कारण जान लें, द कॉजेज ऑफ थायराइड डिजीज। नो, थायराइड डिजीज वॉज ए ब्रॉड टर्म जिसमें हमने जान लिया क्या हाइपोथायराइडिज्म क्या रहता है और हाइपरथायराइडिज्म क्या रहता है। लेट अस टॉक डिफरेंटली नाउ। हाइपोथायराइडिज्म के क्या कॉजेज रहते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों, इट्स थायरोडाइटिस। आइटिस लगे ना, इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन है, किसी वजह से है थायरोडाइटिस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके, सेकेंड इज हाशीमोटोस थायरोडाइटिस। ये भी एक पेनलेस कंडीशन रहती है जिसमें ना, इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन, एक्चुअली ऑटो इम्यून रहता है इसमें कंडीशन, क्योंकि बॉडी के खुद के सेल्स ना खुद ही अटैक करना शुरू कर देते हैं थायराइड ग्लैंड को, उसको डैमेज कर देते हैं। एंड मोर ऑफ इट इज़ एन इनहेरिटेड काइंड ऑफ अ कंडीशन, हाशीमोटोस थायरोडाइटिस। देन थर्ड इज पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस। कई बार देखा गया है फीमेल्स में ना, चाइल्ड बर्थ के बाद, जैसे डिलीवरी के बाद हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। दो इट इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, बट दिस इज अनदर कॉज दैट लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म। देन दोस्तों, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की मात्रा अगर कम है, खाने में नहीं ले पा रहे एक्स्ट्रा, तो उस वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। देन नॉन फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड। नाउ दिस हैपेंस एक्चुअली कई बार ना, हालांकि इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, बहुत कम देखा गया न्यू बॉर्न्स में। 4000 में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो
जिसका थायराइड ग्लैंड फंक्शन ही नहीं कर रहा प्रॉपर, सो उस केस में भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ऐसे ही जान लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म के क्या कारण रहते हैं, व्हाट आर द कॉजेज दैट लीड टू हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। सबसे पहले तो दोस्तों ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, द एंटायर थायराइड ग्लैंड बिकम्स ओवर एक्टिव, ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सेकेंडली दोस्तों नोड्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स, कई बार एक मोस्टली मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाते हैं, और ये जो नोड्यूल्स बन जाते हैं वो खुद फर्दर सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं थायराइड हार्मोन्स इन द थायराइड ग्लैंड, नोड्यूल्स। ओके, देन थर्डली थायरोडाइटिस, अगेन जैसे इन्फ्लेमेशन रहती है, कैन बी पेनलेस, कैन बी पेनफुल। ओके, देन एक्सेस ऑफ आयोडीन, अगर उस आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी में। अच्छा, इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस याद रखें दोस्तों, विच एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह लीजिए। टाइप 1 में क्या रहता है, इट कैन लीड टू थायराइड डिसऑर्डर, अगेन वो भी रहता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो एट अ लेटर स्टेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क इतना नहीं रहता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है एट अ लेटर स्टेज, कई बार देखा होगा आपने हाइपरथायराइडिज्म हो गया है बंदे को। द कारण क्या था उसका, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सो दीज आर सर्टेन कॉजेज वी कैन ग्रुप टुगेदर इन हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं दोस्तों, लक्षण, ठीक है, थायराइड डिजीज के लक्षण। नाउ आई पर्सनली फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वीडियो, क्योंकि जो दवा का चयन किया जाएगा ना, होम्योपैथिक रेमेडी का चूज़ की जाएगी, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइन एंड सिम्टम्स ओनली। ठीक है, आइए बात करते हैं, पहले लेते हैं लेट अस टॉक ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ मात्रा बढ़ जाती है थायराइड हार्मोन्स की, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं दोस्तों। एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा पेशेंट का, इरिटेबल रहेगा वो, ठीक है, नर्वसनेस बढ़ जाती है। देन स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, स्लीप डिस्टर्ब रहती है पेशेंट की। देयर इज़ वेट लॉस, वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, इसके बावजूद कि वो उसकी एपेटाइट बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है, लेकिन वज़न कम हो रहा है। देन एनलार्ज थायराइड ग्लैंड इन द शेप ऑफ ग्वाइटर कह सकते हैं, जैसे कि ना वो भी हो जाता है। मसल वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है, ट्रेमर्स होते हैं, कई बार कंपन शुरू हो जाता है हाथ पाँव में। देन इरेगुलर मेंसेस रहते हैं फीमेल्स में, कई बार तो बंद हो जाते हैं, एमेनोरिया जिसे हम कहते हैं, बिकॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ओके, हीट सेंसिटिविटी रहती है पेशेंट को ना, जैसे गर्मी में बर्दाश्त करने की दिक्कत रहती है उसको, हीट्स की सेंसिटिविटी रहती है उसको, राइट। विजन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिखाई देना उसको जैसे दिक्कत रहती है उसमें, और आंखों में जैसे इचिंग, इरिटेशन, आइज़ के सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी रहती है दोस्तों, नील्स सॉफ्ट हो जाएंगे, हेयर लॉस हो जाएगा, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, और हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। इट इज़ अ रैपिड हार्ट बीट। ओके, लेट अस सी सर्टेन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है नॉर्मल से। अब जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टायर्डनेस इन द एक्सट्रीम साइड, जिसे हम फटीग का नाम देते हैं, फर्स्ट। सेकेंडली दोस्तों वेट गेन, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा पेशेंट का। एंड देन एक्सपीरियंसिंग फॉरगेटफुलनेस, यादाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है पेशेंट की। फ्रीक्वेंट मेंसेस हो जाएंगे उसको फीमेल में, या बहुत हैवी फ्लो रहता है मेंसेस का, ठीक है। ड्राई एंड कोर्स हेयर, बाल जो सूखे बेजान से हो जाने शुरू हो जाते हैं। इंटॉलरेंस टू द कोल्ड एयर, जैसे ठंडी में उसको ना दिक्कतें बढ़ जाती हैं पेशेंट को। फेस पे पफीनेस रहती है, स्वेलिंग बिलो दी आइज, एडिमा, जैसे पफी फेस रहता है, देखते ही पता चल जाता है कि यार इसको थायराइड की प्रॉब्लम है, कह देते हैं ना। अच्छा, हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है, ऑन स्लोअर साइड एज कम्पेयर टू नॉर्मल वंस। आर्थराइटिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, और पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं इन होम्योपैथी, थायराइड डिजीज़ का ट्रीटमेंट होम्योपैथी। अच्छा, यहाँ वो क्वेरी याद आ गई है, वो जो सवाल आया था ना कि क्या होम्योपैथी इसको जड़ से ठीक कर सकती है या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है एज इन एलोपैथी। दोस्तों लेट अस क्लियर दोज डाउट्स एज वेल। पहले याद रखें, अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म सपोज डायग्नोज हुआ है, ठीक है, हार्मोन्स कम बन रहे हैं, थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं बॉडी में, तो सबसे द वेरी फर्स्ट अप्रोच इज़ टू गिव थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉम द आउटसाइड, जो थायरॉक्सिन की गोली खाते हैं एम्प्टी स्टमक, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, थायराइड ग्लैंड कम बना रहा है थायराइड हार्मोन्स, इसलिए एक्सटर्नल आउटसाइड से हम उसको हार्मोन सप्लीमेंट दे रहे हैं, थायरॉक्सिन दे रहे हैं, लेवल नॉर्मल रहेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, वो जो है ना थायराइड ग्लैंड वो रिलैक्स कर जाएगा कि वो जितना बना रहा है बस उतना ही बना पाएगा,
इट हैज़ मोर ऑफ डिपेंडेंसी अपॉन द एक्सटर्नल या आउटसाइड जो हार्मोन हम दे रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। वो कैसे पता चलेगा? जब अब वो कम कर देते हैं थायरॉक्सिन बाहर से जो दे रहे हैं टैबलेट फॉर्म में, तो वो फिर हाइपो में चला जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा, बिकॉज द थायराइड ग्लैंड हैज़ रिलैक्स्ड, इट इज़ नॉट मेकिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स नाउ। अब यहाँ फ़र्क समझिए, होम्योपैथी में क्या रहता है, व्हाट विल हैपन, द रेमेडी दैट इज़ बीन फाइनलाइज्ड बाय द फिजिशियन, जो होम्योपैथिक रेमेडी हम देंगे, ठीक है, वो एक्ट करती है, वो स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को। देखिए दोनों में अंतर समझिए, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी कि टू सिक्रीट, उसको ना ज़्यादा बनाए थायराइड हार्मोन्स को, सो दैट जो लेवल कम हुआ है हाइपोथायरॉइडिज्म केस में वो नॉर्मल लेवल तक आ जाए। इंस्टेड ऑफ गिविंग द हार्मोन्स फ्रॉम द आउटसाइड, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रिपेयर मोर थायराइड हार्मोन्स, सो दैट जो इम्बैलेंस है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। उससे क्या रहेगा, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो गया, वो ज़्यादा मात्रा बनाएगा थायराइड हार्मोन्स की। इवन इफ वी स्टॉप द रेमेडी, तो वो ऑलरेडी स्टिमुलेट एक्टिवेट हो चुका है, तो हार्मोन्स लेवल नॉर्मल रहते हैं ब्लड में। सो वी कैन से दैट इसको लाइफ लॉन्ग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज कम्पेयर टू एलोपैथी। बट देयर आर सर्टन थिंग्स टू बी नोटेड हियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। जो भी बात की ना दोस्तों, तो इसके ना होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की, तो इसमें ना कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर दोस डाउट्स एज वेल। कई बार ना कोई पुराना केस रहता है, फॉर एग्जांपल मोर देन 2 years से थायराइड की वो गोली खा रहा है, थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म का केस है, और 2 साल से ज़्यादा हो गए उसको टैबलेट खाते हुए। ही हैज़ कम टू होम्योपैथी नाउ। वहाँ डाउट रहता है क्योंकि वी माइट नॉट गेट सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड विद होम्योपैथिक रेमेडीज़। क्यों? क्योंकि अब थायराइड ग्लैंड जो है उस बंदे का वो टोटली डिपेंडेंट हो चुका है ऑन द आउटसाइड थायरॉक्सिन, ठीक है। होम्योपैथिक रेमेडीज़ वहाँ कामयाब रहती हैं दोस्तों जहाँ ना वो थायराइड ग्लैंड की अभी कैपेसिटी है टू गेट स्टिमुलेटेड, टू गेट एक्टिवेटेड। इसीलिए मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता हूँ कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। और ये बहुत वजनदार वर्ड्स हैं दोस्तों, यहाँ क्लियर हो जाएगा। जितने जल्दी हम आएंगे टुवर्ड्स होम्योपैथी, स्पेशली इन दीज सच केसेस, है ना, तो उतने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर द होम्योपैथिक रेमेडी की जो चॉइस रहेगी, ठीक है, जो हम चूज़ करेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के आधार पे ही होम्योपैथिक रेमेडी चूज़ की जाएगी। आइए बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की, और किस बेस पे वो लेंगे हम। There are certain points to be noted. For example, first and foremost is the patient's sign and symptoms to be noted down. Okay. Then secondly, the duration of illness. उसका कौन सी स्टेज पे है illness? Is it acute? Is it chronic? वो. Then stage of the underactive thyroid. वो कौन सी स्टेज पे है? Then extent of the disease, the cause and the genetic pattern. वो स्टडी करना पड़ता है. The emotional state of the patient. द माइंड सिम्टम्स जहाँ स्टडी करने पड़ते हैं। द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स ऑफ द पेशेंट, और साथ में बाकी लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साथ रखेंगे, और जिसको जो हम टर्म देते हैं केस टेकिंग। ये सब स्टेप्स कंप्लीट होंगे, देन ओनली वी कैन अराइव एट द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। डिजीज़ का ट्रीटमेंट का ना एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है दोस्तों, दैट इज़ डाइट। क्या खाएँ क्या ना खाएँ। सो इन शॉर्ट लेट मी टेल यू द फूड्स दैट वी नीड टू अवॉइड, ठीक है ना। उसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आ जाते हैं दोस्तों, लाइक उसमें अवॉइड करना हमने ब्रोकली, स्पाइनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर। उसके अलावा दोस्तों सोया फूड, एंड देन फूड दैट कंटेन ग्लूटेन, उसमें व्हीट भी आ जाएगा, मैदा प्रोडक्ट्स, द बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, पास्ता, मैकरोनी। अल्कोहल इनटेक कम, वो भी ख्याल रखना है। देन कोकोनट, एंड देन प्रिजर्वेटिव्स जिनमें होते हैं फूड में, द प्रोसेस्ड फूड्स, वो कम करने हैं। द सॉल्ट इनटेक इतना ज़्यादा नहीं करना। सो दीज आर द फूड्स टू बी अवॉइडेड। देन व्हाट टू ईट, क्या खाएं, द फूड्स दैट वी नीड टू ऐड इन आवर डाइट, ठीक है। उसमें रहते हैं दोस्तों फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एक्सेप्ट द क्रूसीफेरस जो भी हमने बात की वेजिटेबल्स, ठीक है, उसको। देन ग्लूटेन फ्री डाइट लें, सीड्स लें, उसमें आ जाते हैं आपके राइस आ जाएगा, फ्लैक्स सीड आ जाएंगे, चिया सीड्स आ जाते हैं, स्प्राउट्स, पल्सेस, दालें हम खा सकते हैं, स्किम्ड मिल्क पी सकते हैं, जैसे विदाउट क्रीम, है ना, मलाई उतार के दूध ले लिया। देन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक इज़ अ मस्ट, पानी
का सेवन ज़्यादा रखें, ठीक है। एंड देन योगा एंड एक्सरसाइज हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं जो कि जड़ से ठीक करेंगी थायराइड डिजीज़ को, वेदर इट इज़ हाइपोथायराइडिज्म और इट्स हाइपरथायराइडिज्म। बहुत चुनिंदा दवाओं का जिक्र करता हूँ। लेट मी मेंशन सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई कैन से इज़ कैलकेरिया कार्ब, बहुत महत्वपूर्ण दवा। और कैलकेरिया कार्ब, नॉट ओनली कैलकेरिया कार्ब, सर्टन अदर मेडिसिन आगे बात करेंगे ना, तो ये कई ना कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडीज़ का काम करती हैं। दे विल नॉट ओनली ट्रीट द थायराइड डिजीज़, लेकिन टोटलिटी पे काम करती हैं। ओवरऑल इंप्रूवमेंट महसूस होता है पेशेंट को, ठीक है, इंप्रूवमेंट दिखती है। कैलकेरिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल इन केस ऑफ ट्रीटिंग द थायराइड डिजीज़। देन नैटम्यूर, वी शुड नॉट फॉरगेट। कैली कार्बोनिकम, बहुत बेहतरीन दवा दोस्तों। थायराइडिनम के ऊपर बहुत बेहतरीन 2 वीडियोस हैं, डिटेल में बात की हुई है उस रेमेडी की। डू वॉच दोज वीडियोस, आई विल पुट डाउन द लिंक। थायराइडिनम, कार्सिनोसिन का अपना रोल है दोस्तों। जहाँ ना जेनेटिक अगर हम बात करें तो वी हैव टू कंसिडर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर प्रिस्क्राइबिंग कार्सिनोसिन। आयोडम, बहुत बेहतरीन रोल इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, वी कैन गिव आयोडम। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, 30 से शुरू कर लें चाहे। देन थूजा है दोस्तों, सीपिया है, सिलिशिया इट्स ओन रोल, एंड लैकेसिस वी शुड नॉट फॉरगेट। देयर आर न्यूमरस अदर मेडिसिन ऑल्सो दोस्तों। अगेन इंडिविजुअलाइजेशन होगा पेशेंट का, सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स स्टडी होंगे, केस टेकिंग होगी। टॉक टू योर फिजिशियन, गिव योर केस, डिटेल में बात करें। बहुत बेहतरीन दवा, ये बात पक्की है आज। आई होप many of the doubts are clear from today's video. Come to homeopathy, the sooner the better दोस्तों, for particular such cases of thyroid disease, ठीक है, जो कि हमारे vital functions को affect करता है। आई होप यू हैव लाइक टूडेज वीडियो। कहीं ना कहीं इसका यूज़ ज़रूर रहेगा दोस्तों। डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, स्प्रेड द नॉलेज, नॉलेज इज़ प्रिवेंशन। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वांट डिस्कशन अपॉन, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी at gunanakcares@gmail.com. Till we meet in the next video, take care of your health. God bless.